उसमें हमने 2 स्टेट्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया। फर्स्ट हमने पढ़ा था पंजाब के बारे में और सेकंड हमने पढ़ा था हरियाणा के बारे में। दोनों ही स्टेट्स सतलुज बेसिन के ऊपर लाई करते हैं। पंजाब एंड हरियाणा बोथ लाइज ऑन द सतलुज बेसिन। दोनों ही स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा। दोनों में लगभग कॉमन चीजें हैं। ऑक्यूपेशन सेम है लोगों का कि यहाँ पे जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर या फार्मिंग के ऊपर उनकी लाइफ ज्यादा बेस है। और हमने टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पढ़ा था। एंड सोयल दोनों जगह पे ही हमें फर्टाइल मिलती है, रिच फर्टाइल सोयल है यहाँ पर। अब है हमारा थर्ड स्टेट है उत्तर प्रदेश। अब हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश भी नॉर्दर्न प्लेन्स का ही एक पार्ट है। एंड उत्तर प्रदेश है वो कौन सी बेसिन के ऊपर लाई करता है? उत्तर प्रदेश गंगा बेसिन पे लाई करता है। गंगा रिवर का जो बेसिन बनता है उसके ऊपर लाई करता है उत्तर प्रदेश। कैपिटल उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उसके बाद है इसमें रिवर्स। उत्तर प्रदेश में रिवर्स दी हुई है कि कौन कौन सी रिवर्स उत्तर प्रदेश में से फ्लो करती है, बहती है। Both the rivers Ganga and Yamuna pass through the state and make the land very fertile. कि उत्तर प्रदेश ऐसा स्टेट है जिसमें से गंगा और यमुना दोनों ही रिवर्स फ्लो करती हैं। और जब दो रिवर्स वहां से फ्लो करती हैं तो वो वहां की जो सोयल है उसको बहुत ही ज्यादा फर्टाइल बनाती है। उसके बाद है क्रॉप्स। अब हमें पता है कि अगर लैंड फर्टाइल है तो वहां पर जो क्रॉप्स की ग्रोइंग क्वांटिटी है, क्रॉप्स के उगने की जो क्षमता है वो भी बहुत ज्यादा मिलेगी। यानी वहां पर फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। कौन कौन सी क्रॉप्स वहां पे होती है? व्हीट है, राइस है, मेज है, बार्ले, मिलेट्स। बार्ले क्या होता है? बार्ले किसको बोलते हैं पता करना। कॉटन, जूट, सुगरकेन एंड ऑयल सीड्स आर ग्रोन हियर। ऑयल सीड्स वो होते हैं बेटा जो जिन सीड्स से हमें ऑयल मिलता है। सरसों हो गई, बाजरा हो गया, ये सब क्या है? जौ हो गए, गेहूं, चावल, मक्का, ये सब क्रॉप्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। उसके बाद है इसमें फ्रूट्स कि उत्तर प्रदेश क्रॉप्स के साथ साथ फ्रूट्स के लिए भी काफी रिच क्वांटिटी में वहां पर फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं। और मोस्टली मेनली वहां पर कौन कौन से फ्रूट्स? गुआवा एंड मैंगोज आर ग्रोन इन उत्तर प्रदेश। अमरूद और ये दो ऐसे फ्रूट्स हैं जो उत्तर प्रदेश में एक काफी बड़ी क्वांटिटी में उगाए जाते हैं। उसके बाद बात आती है इंडस्ट्रीज की, औद्योगिक क्षेत्र की। उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल एरिया कैसा है? वहां पे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है, क्या क्या बनाया जाता है? तो उसमें है सम ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ द स्टेट इंक्लूड शुगर, टेक्सटाइल, एडिबल ऑयल, इंजीनियरिंग एंड केमिकल्स। अब क्रॉप्स की ग्रोइंग में उत्तर प्रदेश काफी अच्छा है। वहां पर फसलें काफी अच्छी होती है। वहां पर शुगर केन बहुत बड़ी मात्रा में होता है। तो जहां पर शुगर केन बहुत बड़ी मात्रा में होगा वहां पर हमें शुगर की फैक्ट्री जरूर मिलेंगी। शुगर केन से ही शुगर बनता है। उसके अलावा ऑयल सीड्स है। ऑयल सीड्स अच्छी मात्रा में बोए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। अब जब जिस एरिया में ऑयल सीड्स बोए जा रहे हैं वहां पर उन सीड से ऑयल भी निकाला जाता है। तो ऑयल एडिबल जो ऑयल होता है, एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। यानी जो ऑयल्स हम अपने खाना बनाने के लिए यूज करते हैं उनको बोलते हैं एडिबल ऑयल्स। तो यूपी में एडिबल ऑयल्स भी की इंडस्ट्रीज भी काफी बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं। द अदर इंडस्ट्रीज इंक्लूड वीविंग, लेदर, सिरामिक्स एंड मेटल वेयर। उसके बाद है उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो फेमस फॉर चिकनकारी कि उत्तर प्रदेश है वो चिकनकारी के लिए भी फेमस है। अब चिकनकारी क्या होती है? ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ नीडल वर्क कि वहां पर धागे और सुई से, नीडल का मतलब क्या होता है? सुई, कि सुई से हाथों से किसी भी कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है, कुछ भी बनाया जाता है, उसको बोलते हैं चिकनकारी। यानी जब सुई और धागे से हाथ से, सुई और धागे की हेल्प से जब हाथ से किसी कपड़े के ऊपर कुछ बनाया जाता है उसको बोलते हैं चिकनकारी। तो उत्तर प्रदेश चिकनकारी वर्क के लिए फेमस है।
brass ware of Muradabad, marble work of Agra and silk sarees of वाराणसी। वाराणसी की सिल्क साड़ीज बहुत फेमस है। आगरा का जो मार्बल है, मार्बल एक पत्थर है, वो बहुत फेमस है। The main industrial cities of the state include Meerut, Agra and Kanpur। मेरठ, आगरा और कानपुर उत्तर प्रदेश की मेन इंडस्ट्रियल सिटीज हैं। मेन इंडस्ट्रियल सिटीज मींस कि वहां पर इन तीन जगह पर आगरा, मेरठ और कानपुर में बहुत ज्यादा या बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज है। उसके बाद बात आती है टूरिस्ट प्लेस की, कि उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट प्लेस के लिए कौन कौन सी जगह फेमस है। टूरिस्ट प्लेस में फर्स्ट आता है द इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन उत्तर प्रदेश और आगरा। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में आगरा, ताजमहल जो है आगरा में, वो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर है। वहां ये लगा लो हर दिन लाखों की संख्या में लोग ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। उसके बाद अयोध्या है, जो रिलीजियस पर्पस के लिए बहुत फेमस है, यानी धार्मिक जगहों के लिए अयोध्या बहुत फेमस है। लखनऊ, मथुरा, मथुरा भी रिलीजियस पर्पस के लिए फेमस है। वाराणसी एंड इलाहाबाद। इलाहाबाद किस लिए फेमस है कि जो उत्तर प्रदेश में दो रिवर्स फ्लो करके आती हैं, गंगा एंड यमुना। दोनों रिवर्स एक पॉइंट के ऊपर आकर आपस में मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं, और वो मिलती हैं इलाहाबाद में। उस जगह को एक संगम का नाम दिया गया है, इसलिए वहां पर लोग बाथिंग के लिए, रिलीजियस पर्पजेज से, वहां पर पूजा के लिए, पूजा पाठ के लिए, इन सब के लिए बहुत फेमस है इलाहाबाद, कि वहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है, दोनों आपस में एक दूसरे में मिलती है। उसके बाद है ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, अकबर टोम एंड सिकंदरा एंड टेम्पल्स ऑफ मथुरा एंड वाराणसी अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये कुछ ऐसी जगह है जो पूरे वर्ल्ड से टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। इनकी नेचुरल ब्यूटी इतनी सुंदर है कि ये लोगों को अपनी ओर, टूरिस्ट जो घूमने आते हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। उसके बाद आती है ड्रेसेस की, यूपी में लोगों का पहनावा कैसा है। द मैन इन उत्तर प्रदेश जनरली वियर धोती कुर्ता। जो आदमी है वो जनरली क्या पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं एंड टर्बन, और सर के ऊपर पगड़ी बांधते हैं। वाइल वुमेन वियर घाघरा चोली एंड दुपट्टा। और जो वुमेन्स होती हैं, महिलाएं हैं, वो क्या पहनती हैं, घाघरा चोली और दुपट्टा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेट है, स्टेट नंबर 4 है बिहार। बिहार ईस्टर्न गंगा बेसिन के ऊपर लाई करता है। ये गंगा बेसिन के ऊपर लाई करता है, लेकिन बिहार है वो भी गंगा बेसिन के ऊपर ही लाई करता है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, ईस्टर्न डायरेक्शन में, यानी गंगा बेसिन की जो ईस्ट डायरेक्शन है उसके ऊपर बिहार लाई है, स्थित है। कैपिटल ऑफ बिहार इज पटना। ऑक्यूपेशंस क्या है, व्यवसाय क्या है वहां के लोगों का। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल आर फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग। कि बिहार के लोगों का भी जो मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य ऑक्यूपेशन है, वो क्या है, फार्मिंग है और कैटल रेयरिंग, पशुपालन है। तो एक बात कॉमन है कि नॉर्दर्न प्लेन्स में जितने भी स्टेट्स आते हैं, सबका मेन ऑक्यूपेशन आपको फार्मिंग मिलेगा, एग्रीकल्चर मिलेगा। क्यों, क्योंकि प्लेन्स में जो सोयल हमें मिलती है ना, वो फर्टाइल सोयल मिलती है, उपजाऊ मिट्टी मिलती है। और जहाँ की सोयल बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है ना, वहाँ एग्रीकल्चर एक बहुत बड़े पैमाने पे किया जाता है। इसलिए प्लेन्स के अंदर जितने भी स्टेट आते हैं, सबका ऑक्यूपेशन आपको एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग का मिलेगा, पशुपालन का मिलेगा। क्रॉप्स, कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती हैं। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन स्टेट आर पैडी, पैडी जिसको धान बोलते हैं, wheat, maize, sugarcane and jute. Lychees of मुजफ्फरपुर are famous all over India. बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची एक बहुत बड़े पैमाने पे उगाई जाती है, जो कि पूरे इंडिया में फेमस है। इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो बिहार में इंडस्ट्रीज फेमस फॉर तुषार सिल्क। बिहार फेमस है तुषार सिल्क के लिए। The state also has a number of cotton spinning mills. वहां पर कॉटन स्पिनिंग मिल्स है, कि कपास से कपड़ा बनाया जाता है। कॉटन स्पिनिंग का मतलब क्या है, कॉटन का मतलब कपास और स्पिनिंग का मतलब बुनना, कि कपास से, कॉटन से जब रेशे बना के और कपड़े बनाए जाते हैं। जूट मिल्स एंड शुगर मिल्स।
उसके बाद बिहार में आता है टूरिस्ट प्लेसेस की। टूरिस्ट प्लेसेस कैसे हैं? देर आर वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन बिहार। बिहार में काफी चीजें हैं जिनको लोग इंटरेस्ट लेकर देखना पसंद करते हैं। बोध गया इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर द बुद्धिस्ट। जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनके लिए बोध गया के नाम से एक टूरिस्ट प्लेस है जिसके लिए बिहार बहुत फेमस है। गौतम बुद्धा अटेन्ड एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट का मतलब है कि किसी सब्जेक्ट में, किसी सिचुएशन में, एक किसी सब्जेक्ट में एक बहुत अच्छी नॉलेज होना, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना, उसको बोलते हैं एनलाइटमेंट। तो जो गौतम बुद्धा थे उन्होंने वहां पर एनलाइटमेंट यानी ज्ञान प्राप्त किया था। नालंदा इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर्स ऑफ लर्निंग। नालंदा एक यूनिवर्सिटी का नाम है जो पुराने संस्थानों में आती है। वो कहाँ पर है? बिहार में है। The other places of tourist interest are Rajgir and Patna. Patna is the birthplace of Guru Gobind Singh, the 10th Guru of the Sikh. पटना है वो किस चीज के लिए फेमस है? क्योंकि वो बर्थ प्लेस है गुरु गोविंद सिंह का। और गुरु गोविंद सिंह कौन थे? जो सिख है उनके 10th गुरु यानी उनके 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, और इनका जन्म हुआ था पटना। उसके बाद आती है बात ड्रेसेस की, कपड़ों की। धोती और पजामा एंड कुर्ता आर वोर्न बाय मैन व्हाइल वुमेन्स वियर साड़ी एंड ब्लाउज। अब एक ग्रीन बॉक्स ब्लू बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स सम पार्ट्स ऑफ द झारखंड इज आल्सो इंक्लूडेड। कि नॉर्दर्न प्लेन्स में झारखंड का भी एक छोटा सा हिस्सा इंक्लूड होता है। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। झारखंड की जो कैपिटल है वो रांची है। द स्टेट इज हाईली फॉरेस्टेड एरिया। लेकिन जो झारखंड है वो हाईली फॉरेस्टेड एरिया है कि उसमें पॉपुलेशन से ज्यादा, लोगों की जनसंख्या से ज्यादा एरिया के ऊपर क्या है? फॉरेस्ट है। एग्रीकल्चर, लाइवस्टॉक रेयरिंग फॉर मीट एंड डेयरी आर इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द स्टेट। वहां के लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? एग्रीकल्चर है, लाइवस्टॉक रेयरिंग एंड लाइवस्टॉक रेयरिंग फॉर मीट एंड डेयरी। लाइवस्टॉक एनिमल्स वो होते हैं the animals which we kept in our farms। ऐसे एनिमल्स जिनको हम अपने फार्म्स में अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपने किसी भी पर्पस के लिए, उद्देश्य के लिए पालते हैं, उनको बोलते हैं लाइव स्टॉक एनिमल्स। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेट आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल लोकेटेड ऑन द प्लेन्स ऑफ द रिवर गंगा। वेस्ट बंगाल भी रिवर गंगा के ऊपर लोकेटेड है। कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ वेस्ट बंगाल। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल में, तो फार्मिंग एंड फिशिंग आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल ऑफ वेस्ट बंगाल। की फार्मिंग और फिशिंग। फिशिंग किस लिए? क्योंकि जो कोलकाता है वो कोस्टल एरियाज में भी आता है, उसके चारों तरफ क्या है? पानी भी है, इसलिए वहां पर लोग फिशिंग करना भी लोगों का ऑक्यूपेशन है। फिशिंग का मतलब होता है मछली पालन, मछलियों को पालना। उसके बाद है क्रॉप्स। राइस इज द मेन क्रॉप ग्रोन हियर। कोलकाता में राइस सबसे बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। कोलकाता की बात कर रहे हैं, कोलकाता में राइस है वो मेन रूप से वहां की मेन क्रॉप है। जैसे हमारे यहाँ व्हीट इज द मेन क्रॉप, ऐसे ही द अदर क्रॉप्स ग्रोन आर जूट, व्हीट, पोटैटोज एंड ऑयल सीड्स। उसके बाद है इंडस्ट्रियल एरिया कोलकाता का। द इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज ऑफ वेस्ट बंगाल आर जूट, टेक्सटाइल, ऑयल रिफाइनिंग, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील। सिल्क इंडस्ट्री ऑफ मुर्शिदाबाद, स्टील प्लांट्स एट दुर्गापुर, coal mines at Raniganj, and the locomotive factory which makes electric and diesel railway। जो locomotive वर्ड है ना, locomotive, लोकोमोटिव वर्ड रेलवे से रिलेटेड होता है। जो रेलवे के पायलट होते हैं उनको लोको पायलट्स बोला जाता है। और लोकोमोटिव एसेसरीज का मतलब है, लोकोमोटिव फैक्ट्री का मतलब है कि वहां पर रेल से, ट्रेन से जुड़े हुए पार्ट्स या उनसे जुड़ी हुई चीजें बनाई जाती है। उसके बाद है टूरिस्ट प्लेस। फोर्ट विलियम एंड विक्टोरिया मेल आर सम ऑफ द मोन्यूमेंट्स ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टूरिस्ट इंटरेस्ट के कुछ
इम्पोर्टेंट मोन्यूमेंट्स हैं, जैसे फोर्ट विलियम हो गया और विक्टोरिया मेमोरियल हो गया। द हावड़ा ब्रिज, दक्षिणेश्वर टेम्पल कॉम्प्लेक्स, बेलूर मठ एंड शांति निकेतन आर द अदर इम्पोर्टेंट प्लेसेस इन वेस्ट बंगाल। ये है वेस्ट बंगाल के टूरिस्ट प्लेसेस की बात। उसके बाद इसमें है यूज द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस। पिक्चर दी हुई है, उसको हमें उन क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए यूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रूट इज शोन इन द पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सा फ्रूट दिखाया गया है, दैट इज लीची। उसके बाद है विच प्लेस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इज फेमस फॉर दिस फ्रूट, कि इस फ्रूट के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन सी जगह फेमस है। तो हमने पढ़ा बिहार में कि बिहार का जो मुजफ्फरपुर है वो लीची की ग्रो के लिए, लीची की फसलों के लिए फेमस है। तो सेकंड का आंसर आएगा मुजफ्फरपुर इन बिहार। उसके बाद हम बात करते हैं फूड की, कि वेस्ट बंगाल में फूड भोजन कैसे, लोगों का खाना कैसा है। राइस एंड फिश आर द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल। वहाँ के लोग चावल और मछली खाना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहाँ के लोगों का स्टेपल फूड है। स्टेपल का फूड का मतलब होता है मुख्य भोजन। दे लव टू ईट स्वीट्स, वो लोग स्वीट्स खाना भी पसंद करते हैं। बंगाली स्वीट्स लाइक रसगुल्ला एंड संदेश आर पॉपुलर ऑल ओवर इंडिया। बंगाली स्वीट्स है रसगुल्ला और संदेश, जो कि आज के टाइम में पूरे इंडिया में पॉपुलर है, फेमस है। ड्रेसेस की अगर हम बात करते हैं तो जनरली मैन इन वेस्ट बंगाल वियर धोती एंड कुर्ता व्हाइल वुमेन वियर साड़ी। की जो मैंस है वो धोती कुर्ता वियर करते हैं और जो वुमेन्स है वो साड़ी वियर करते हैं। ये थे हमारे 3 स्टेट्स किए हमने, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, कि यहाँ के लोगों की जीवन शैली कैसी है, ऑक्यूपेशन क्या है, क्रॉप्स कौन कौन सी ग्रो होती हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इसके साथ साथ आपको इसमें फिल करना है यूज द पिक्चर टू आंसर द क्वेश्चंस, की जो पिक्चर दी गई है और उसमें जो 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको फिल करने हैं, और उसके साथ ही आपको लिखने हैं इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग, जो मैं आपको सेंड करूंगी उसमें से देख के आपको लिखने हैं। बेटा मैं फिर कह रही हूँ आपको, कोई बच्चा बैक वर्क के लिए पैनिक ना हो, परेशान ना हो। जब हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे तो हम आपको स्टार्टिंग से आपका वर्क करवाते जाएंगे। तो कोई बच्चा पीछे के पेंडिंग वर्क के लिए अपना टाइम भी वेस्ट ना करे, जो करवा रहे हैं उसको अच्छे से तैयार करो, क्योंकि पेंडिंग वर्क जिन भी बच्चों का है वो रिवीजन क्लासेस में आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करवाया जाएगा। उस टाइम आपको चैप्टर भी पढ़ाए जाएंगे और आपको उनकी एक्सरसाइज, वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर सब कुछ करवाया जाएगा। इसलिए कोई बच्चा अगर नया बच्चा है तो वो पीछे का वर्क लिखने के लिए अपना टाइम खराब ना करे। रिवीजन के टाइम उनका काम अपने आप से कंप्लीट होता चला जाएगा। जहां से आपने क्लासेस लेना स्टार्ट किया है आप वहीं से अपना काम करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी हम फर्स्ट चैप्टर से आपको रिवीजन करवाने वाले हैं। इसीलिए करवाने वाले हैं क्योंकि जो नए बच्चे जुड़े हैं, ताकि वो पेंडिंग वर्क के लिए परेशान ना हो। आपको ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है, वेस्ट बंगाल तक, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल तक के 5 के 5 स्टेट्स आपको क्लियर होने चाहिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्यूरी रहती है तो आप लाइव क्लास के दौरान डिस्कस कर लेना, हम आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। इसके साथ आपको इसके हार्ड वर्ड्स और वर्ड मीनिंग्स अपने नोटबुक में राइट डाउन